अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोजी क्वेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग आर डॉल्स हाउस बाय हेनरी गिब्सन्स के थीम्स, एनालिसिस, इम्पैक्ट एंड लेगेसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, राइटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, और पार्ट 2 में हम लोगों ने इसकी डिटेल्ड समरी को देखा था। पार्ट 3 में हम लोग इसके थीम्स एनालिसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला थीम है हमारे पास जेंडर रोल्स एंड फेमिनिज्म। मैं इस थीम के अंदर इसी प्ले के रिलेटेड बात करूंगी। चाहे तो आप लोग अपने रजिस्टर्स पे पॉइंट नोट आउट कर लें, लेकिन यहीं पे मैं बताती चलूँ, इफ़ यू वांट अ नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म और इन word form, you can text me on my Facebook and or on my Instagram. I will send those notes to you free of cost. ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो प्ले है ये किस तरह जेंडर रोल और फेमिनिज्म के तौर पे काम करता है। ये इस तरह से काम करता है कि इस प्ले में बेसिकली चैलेंज किया जाता है ट्रेडिशनल बिलीफ को कि वुमेन जो है शुड ओनली बी वाइफ और मदर, कि औरत जो है वो सिर्फ एक माँ और एक बीवी या एक बहन हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल बिलीफ है वो ये था औरत के बारे में, ठीक है। नोरा का जो अगर हम लोग ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था फ्रॉम अ सबमिसिव डिपेंडेंट वाइफ से लेकर एक इंडिपेंडेंट वुमेन जो थी वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी थी उस दौर के लिए, ठीक है। ट्रेडिशनल टाइम के लिए ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी थी कि नोरा ने जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था। कहाँ से? एक सबमिसिव डिपेंडेंट वाइफ से एक इंडिपेंडेंट वुमेन में। इस जेंडर रोल और फेमिनिज्म में हम लोग ये देखें, इब्सन ने जो है इसमें हाईलाइट, इसका थीम में हाईलाइट किया है कि कैसे सोसाइटी जो है वुमेन को लिमिटेड कर देती है उसकी चॉइसेस के बारे में, और उसको ट्रीट करती है कि जैसे कि वो एक जस्ट द पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट। कि वो कोई भी पूरी स्टोरी नहीं हो सकती, कोई भी वुमन जो है वो पूरी स्टोरी नहीं हो सकती। शी कैन ओनली बी द पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसको एक डोल की तरह ट्रीट किया जाता है जो कि किसी भी काम के लिए इनकैपेबल है। वो कैपेबल ही नहीं है कि उसको माशरे में बजाते खुद वो चल सके, वो एक इंडिपेंडेंट तौर पे वर्क कर सके या वो खुद जानी जाए, ठीक है। इब्सन ने ये चीज़ जो है हमें रिकग्नाइज कराई, ठीक है। लोगों को राइटिंग को पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि आखिर जो वुमेन है उसका भी एक रोल है, उसका किरदार है, वुमेन्स की एक अलग से पर्सनैलिटी है, ठीक है। उसके बाद टॉरवर्ड्स का जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स नोरा ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे जो आदमी जो है वो औरत को समझता है, क्या समझता है, उसको एक पोजेशन समझता है। उसको ये नहीं समझता कि वो मेरे इक्वल है, वो मेरा पार्टनर है, बल्कि उसको ये समझता है कि वो उसके लिए पोसेसिव है या फिर वो ही उसको सिर्फ प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर वुमेन ने मैन को प्रोटेक्ट कर दिया तो ये फिर उनकी अना का मसला बन जाता है। नोरा का जो फाइनल डिसीजन था कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देगी, वो एक शॉकिंग टाइम था जब ये प्ले लिखा गया था ना, उस दौर में फिर ये जो एंड पे जो काम हुआ था कि उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, ये एक शॉकिंग रियलिटी थी उस दौर के लिए कि वो इस प्ले को जो है वो लैंडमार्क बना देती है इन फेमिनिस्ट लिटरेचर। इसीलिए ये जो प्ले जो है ना ये एक फेमिनिस्ट लिटरेचर के तौर पर जाना जाता है। ये एक फेमिनिस्ट प्ले है, इसमें फेमिनिज्म को जो है वो सपोर्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्ले है इंडिविजुअल फ्रीडम, या फिर फ्रीडम और आइडेंटिटी भी कह सकते हैं हम लोग इसको। मतलब कि इसको हम लोग नाम इंडिविजुअल फ्रीडम का भी दे सकते हैं, यहाँ पे फ्रीडम एंड आइडेंटिटी का भी नाम दे सकते हैं। ये जो प्ले है वो एक्सप्लोर करता है स्ट्रगल फॉर पर्सनल आइडेंटिटी, कि किसी भी इंसान की एक पर्सनल आइडेंटिटी क्या होती है, उसके लिए स्ट्रगल विद इन अ रिस्ट्रिक्टिव सोसाइटी। एक ऐसा माशरा जिसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, उस माशरे में एक इंसान की अपनी आइडेंटिटी को पहचानने की स्ट्रगल को दिखाया गया है। नोरा की जो इंटायर लाइफ है उसको इस तरह से उसको दूसरों के नज़रिए के मुताबिक शेप दिया गया है। पहले उसके फादर के नज़रिए के मुताबिक, उसके बाद उसके हस्बैंड टॉरवर्ड के नज़रिए के मुताबिक। तो इस सब के अंदर नोरा की पर्सनल आइडेंटिटी किधर है, नोरा कौन थी, ये कहाँ है ये चीज़। फिर एंड पे
शी रियलाइज दैट शी हैज़ नेवर लिव्ड फॉर हर सेल्फ, उसने कभी भी अपने लिए तो जिया ही नहीं है। उसने फिर उसके अंदर फिर एक क्वेस्ट जो है वो पैदा होती है कि फ्रीडम की क्वेस्ट, जिसको हम लोग कह सकते हैं फ्रीडम की क्वेस्ट पैदा होती है कि ताकि वो जान सके कि आखिर वो कौन है। और फिर जो फाइनल सीन है उसमें हम लोग देखते हैं शी स्लैम्स द डोर। स्लैम्स द डोर जो है ये इम्पोर्टेंट कोटेशन कह लें, इम्पोर्टेंट वर्ड कह लें और इम्पोर्टेंट सिम्बोलिज्म कह लें के तौर पर यूज़ किया जाता है, जो कि सिम्बोलाइज करता है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। वो जो डोर स्लैम है वो जाहिर करता है कि कैसे उसने फिर सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन थी उनको ब्रेक कर दिया। इसके बाद हमारे पास थर्ड थीम है डिसेप्शन एंड हिपोक्रेसी। ऑलमोस्ट इस पूरे जो प्ले था, ऑलमोस्ट एवरी करेक्टर इन द प्ले इज लिविंग अ लाई, कि हर करेक्टर जो है वो एक झूठी ज़िंदगी गुजार रहा है। क्यों? ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, माशरे के प्रेशर की वजह से हर बंदा एक झूठी ज़िंदगी गुजार रहा है। नोरा जो है वो नोरा ने जो है सेक्रेटली लोन लिया था, ठीक है, और अपने बाप के जो हैं वो झूठे सिग्नेचर किए थे। ये जाहिर करवाता है कि कैसे एक औरत जो है उसको फोर्स किया जाता है कि वो डिसऑनेस्टी करे, ठीक है। मतलब अगर नोरा के ऊपर कोई पाबंदी ना होती, अगर ये माशरे का ये रूल ना होता कि औरत जो है वो लोन नहीं ले सकती, तो नोरा जो है वो सबके सामने या अपने बाप से लोन ले सकती थी, किसी से भी ले सकती थी। लेकिन माशरे की जो कॉन्सेप्ट्स थे उसने नोरा को मजबूर किया, क्योंकि उसने तो अपने हस्बैंड की वाइफ जान जो है वो बचानी थी ना, वो देख तो नहीं सकती थी ना उसके सामने जो है उसका हस्बैंड तड़पता हुआ मर जाए। तो उसने क्या किया, माशरे ने या सिचुएशन ने उसको मजबूर कर दिया कि वो अपने बाप के झूठे सिग्नेचर करे, क्योंकि उस ज़माने में ये भी तो अलाउ नहीं था ना कि औरत जो है वो लोन ले। तो उसने झूठे सिग्नेचर किए। तो ये जाहिर कराता है कि किस तरह माशरा जो है वो डिसऑनेस्टी की तरफ लेके जाता है, किस तरह जो लीगल चीज़ें हैं उनको उसको इलीगल के तौर पर जो है उस औरत को करना पड़ता है, और किस तरह फाइनेंशियल लिमिटेशंस जो हैं वो औरत के ऊपर लागू कर दी गई थी कि वो सिर्फ इतनी ही चीज़ें डील कर सकती है, वो सिर्फ घर में रह के चीज़ों को डील कर सकती है, वो घर के बाहर की चीज़ों को डील नहीं कर सकती। ये कॉन्सेप्ट था। और इसी के साथ साथ टॉरवर्ट का जो रिएक्शन था जब सच खुला, ट्रुथ को एक्सपोज हुआ, ठीक है, वो हिपोक्रेसी को शो करता है। वो कैसे हिपोक्रेसी को शो करता है, वो क्लेम तो करता है कि वो नोरा से लव करता है, बट उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो उसकी रेपुटेशन है ओवर हिज सेक्रीफाइस। वो ये नहीं देख रहा कि उसकी वाइफ जो है उसने सेक्रीफाइस किया उसके लिए, उसने इतने साल जो है उस डेप्थ को भी दिया, उसने ब्लैकमेलिंग भी बियर की, लेकिन स्टिल उसने अपनी वाइफ का साथ नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी रेपुटेशन को प्रायोरिटाइज़ किया कि अगर ये बात सोसाइटी में खुल गई कि नोरा ने फ्रोज्ड सिग्नेचर करके डेप्ट लिया है, लोन लिया है, तो मेरी तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी कि भी घर की औरत ने जो है वो इतना बड़ा काम कर लिया। सो दिस इज़ व्हाट अ हिपोक्रेसी, ठीक है, टॉरवर्ट का जो रिएक्शन था। उसके बाद ये प्ले जो है ये बेसिकली हमारे अंदर कुछ क्वेश्चंस को रेज करता है, जैसे कि हाउ सोसाइटी वैल्यूज अपीयरेंसेस ओवर जेन्युइन मोरालिटी एंड पर्सनल हैप्पीनेस, ठीक है। ये एक क्वेश्चन रेज करता है कि कैसे माशरा जो है वो किसी की भी अपीयरेंस को जो है वो जाहिर करवाता है ओवर जेन्युइन मोरालिटी, के असल में मोरालिटी क्या है और पर्सनल हैप्पीनेस क्या है उसके ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इम्पैक्ट एंड लेगेसी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो प्ले है ये एज अ रेवोल्यूशनरी प्ले कैसे माना जाता है उस वक्त का। ये रेवोल्यूशनरी प्ले इस तरह माना जाता है कि जब अ डॉल हाउस प्रीमियर्ड हुआ था, मतलब कि पब्लिश्ड हुआ था इन 1879, इसने ऑडियंस को शॉक्ड कर दिया था। ऑडियंस को क्यों शॉक्ड कर दिया था? क्योंकि वुमेन्स जो औरत ने जो है वुमन ने जो है वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को बगैर सोचे समझे 19वीं सेंचुरी में छोड़ दिया था। समझे आप इस बात को? मतलब कि उस दौर में ये चीज़ जो है मतलब मानना ही नहीं चाहता था कि ऐसे हो सकता है। अगर औरत को प्रॉब्लम्स बियर करना पड़ रही हैं तो वो करे, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो अपना घर बार और अपने बच्चे छोड़ के चली जाए।
लेकिन इस प्ले में जब ये हुआ तो इस चीज़ ने ऑडियंस को शॉक्ड कर दिया था, ठीक है। दैट्स वाई दैट इज़ अ रेवोल्यूशनरी प्ले ऑफ इट्स टाइम, अपने वक्त का ये रेवोल्यूशनरी प्ले माना जाता है। बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो थिएटर गोर्स इसके ऊपर मतलब अपने डिसीजंस देते हैं कि कुछ ये कहते हैं कि ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है वुमेंस की इंडिपेंडेंस के लिए, और जो प्ले था वो ग्लोबल डिस्कशन, मतलब इस प्ले के बाद ग्लोबली डिस्कशन होने लग पड़ी वुमेंस के राइट के ऊपर, और एक फेमिनिज्म मूवमेंट जो थी, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो थी वो चलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। मतलब कि वो क्या कहते हैं ना, चिंगाड़ी जो थी वो चल गई थी, तो अब उसमें से धुआं भी उठना शुरू हो गया था। उसके बाद रेलिवेंस टुडे की अगर हम लोग बात करें, जैसे स्टिल रेलिवेंट इन डिस्कशन ऑन जेंडर इक्वालिटी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी, मतलब क्या है कि ये आज के दौर में भी ये जो प्ले है वो रेलिवेंट है। जैसे कि डॉल हाउस इज स्टिल परफॉर्म्ड वर्ल्ड वाइड, मतलब कि डॉल हाउस जो है वो आज भी मतलब वर्ल्ड वाइड परफॉर्म किया जाता है। कैसे? इसके टाइमलेस थीम्स हैं, ठीक है। जैसे कि आज के दौर में किस तरह ये काम करते हैं कि कुछ एरियाज स्टिल ऐसे हैं कि जहाँ पे वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता, वुमेन को फ्रीडम नहीं दी जाती, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी कोई नहीं है, ठीक है। आजकल के बहुत सारे मॉडर्न अडॉप्टेशन में भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब कितना ज़माना जो है वो मॉडर्न हो चुका है, लेकिन इस स्टिल मॉडर्न अडॉप्टेशन में भी हम लोग इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वुमेन जो है वो कंटिन्यूली स्ट्रगल कर रही है फॉर ऑटोनॉमी इन डिफरेंट सोसाइटी। मतलब ज़रूरी मैं सिर्फ हमारी बात नहीं कर रही, मतलब हम लोग तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन डिफरेंट सोसाइटी में औरत जो है वो स्ट्रगल कर रही है अपनी पहचान के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए। समटाइम कुछ इलाके, कुछ सोसाइटीज़, कुछ एरियाज़ ऐसा भी हैं जिसमें इक्वली उसको ट्रीट नहीं किया जाता, उसकी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं है। तो अगर हम लोग इस पूरे प्ले को पढ़ने के बाद सोचें तो क्या आप लोग मुझे बताएं, वाज नोरा राइट टू लीव हर फैमिली और वाज हर डिसीजन टू एक्सट्रीम? आपका क्या ख्याल है? वैसे तो ये प्ले जो है हम लोग यहाँ तक ये ख़त्म हो चुका है, हम लोगों ने इसके थीम भी डिस्कस कर लिए हैं, हम लोगों ने इसके कि ये रेवोल्यूशनरी प्ले कैसे है अपने दौर का। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसको आज के दौर के साथ रेलिवेंसी को भी जो है वो डिस्कस कर लिया है। कंक्लूजन में बस आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहती हूँ कि क्या नोरा ने अपनी फैमिली को छोड़कर ठीक किया? वाज नोरा राइट टू लीव हर फैमिली और वाज हर डिसीजन टू एक्सट्रीम? आपका क्या ख्याल है? You can type your answer in a comment box. Thank you so much for watching my video, and if you like my video, subscribe it and subscribe it for more literacy inside. Thank you so much. Allah Hafiz.